अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के हवाले से है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24 फरवरी 2022 को रशिया इन्वेड करता है, रशिया हमला करता है यूक्रेन पर और जस्टिफिकेशन के लिए ग्राउंड्स क्या प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू दियर ऑफिशियल स्टांस। चूँकि यूक्रेन ने एप्लीकेशन फाइल किया था टू बिकम द मेंबर ऑफ नेटो, सो मॉस्को या रशिया एक क्लियर कट थ्रेट महसूस करता था कि अगर यूक्रेन मेंबर बन जाए नेटो का, सो नेटो के मेंबर बनने का मतलब ये है कि नेटो की जो फोर्सेस है अब रशिया की डोर स्टेप पर होंगे। सो मॉस्को एक क्लियर कट थ्रेट महसूस करता था। सो उसने क्या किया, उसने यूक्रेन पर हमला किया। चूँकि वो, अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग हम बात करें तो उस अपने ही मकसद में टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट कामयाब भी हुआ है। टिल नाउ यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बना। अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात कर ले, फिनलैंड की या स्वीडन की, चूँकि उन्होंने भी एप्लीकेशन फाइल किया था टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो। सो फॉर फिनलैंड अपनी ही मकसद में कामयाब हो गया है और कुछ ही हफ्तों की बात है कि उसमें स्वीडन भी नेटो को ज्वाइन करेगा। एक ही कंट्री है हंगरी, हमने पिछली ही वीडियो में बात की, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता आ रहा है स्वीडन के लिए। सो वो भी एक टू कंप्रोमाइज़ करके उनको अलाउ किया जाएगा, जो कि कुछ हफ्तों ही की बात है। इस वीडियो का जो कोर है, जो थीम है, वो हम 3 to 4 ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे, जो कि एक फेवरेबल, हम कह सकते हैं कि यूक्रेन के लिए फेवरेबल नहीं है। क्योंकि अगर हम वॉर की बात करें, हम जंग की बात करें, तो एक जंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी साइड की भी जीत नहीं होती, क्योंकि दोनों ही साइड पर कैजुअलिटीज़ होती है, फेटेलिटीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद होती है। सो जंग में किसी भी पार्टी की जीत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 2 ही साल हो गए ये रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का। सो फार अगर हम बात कर ले टेरिटोरियल गेन के हवाले से या और भी कुछ अप्रोचेस के हवाले से, तो टू सम एक्सटेंट रशिया का एक अपर हैंड है यूक्रेन पर, डिस्पाइट द सपोर्ट ऑफ यूरोप, डिस्पाइट द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली द यूएस एंड सो ऑन। सो इस वीडियो का जो कोर है वो हम 2 to 3 ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट, एक लटकती हुई तलवार की तरह है, जो कि यूक्रेन के लिए फेवरेबल ग्राउंड्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर ले तो वो यूरोप में वॉर फटीग है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जब ही रशिया इन्वेड करता है तो जितनी भी, अगर हम यूरोप की बात कर ले तो उन्होंने मिलिटेरियली, मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एक अनवेवरिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया था यूक्रेन को। अब भी वो यूक्रेन को सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ही इंटरनल मसाइल है। वो यूरोप नहीं है, चूँकि 2022 में जो एक यूनाइटेड यूरोप था व्हेन इट कम्स टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, अब वो यूरोप नहीं रहा है। अब एक डिवाइड पॉलिसी, एक डिवाइड यूरोप हम एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। चूँकि यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी की अगर हम बात करें तो वो स्टिल एक रिसेशन स्टेट में है। उसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो उनकी अपनी ही डोमेस्टिक या इंटरनल पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इतनी ही मसाइल है, क्योंकि उनको जो यूक्रेन को सपोर्ट करने की जो बात है, जो क्रक्स है, वो टू सच एक्सटेंट वो लोग भूल गए हैं। अब इसी पॉइंट पर लोग क्रिटिसिज्म करेंगे कि 2 दिन पहले यूरोप ने मोर देन 50 बिलियन का जो प्लान था वो मंजूर किया है यूक्रेन के लिए। वो ठीक है, वो उन्होंने एक मिलिट्री असिस्टेंस या एड जो है ना वो मंजूर किया है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म है। वो थोड़ा थोड़ा यूक्रेन को मिलेगा विद इन अ स्पेन ऑफ 4 ईयर, क्योंकि यूक्रेन को ज़रूरत है इमीडिएट स्टिमुलस की। अगर वो अपनी ही टेरिटरी को, जो कि मॉस्को ने सो फॉर 15% ऑफ
यूक्रेन की जो टेरिटरी है उनको एनेक्स्ड किया है सिंस 2022, अगर उनको वो रीगेन करना चाहता है तो यूक्रेन को इमीडिएट स्टिमुलस की ज़रूरत है, जो कि यूरोप की तरफ से सो फार नहीं मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म 50 बिलियन, मोर देन 50 बिलियन का जो एड पैकेज है वो यूरोप वालों ने मंजूर किया है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म है, वो थोड़ा थोड़ा उनको मिलेगा। लेकिन सो फार व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड रियलिटीज, यूक्रेन को इमीडिएट स्टिमुलस की ज़रूरत है। सो अदरवाइज यूक्रेन इसको अफोर्ड नहीं करेगा। सो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि एक डिवाइड यूरोप वो अब वो यूरोप नहीं रहा जो कि 2022 को उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया था, जो यूक्रेन को मिलिटेरियली सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट हम उस ही लेवल का, उस ही अंदाज का हम अब नहीं देख रहे, जो कि अच्छी बात यूक्रेन के लिए नहीं है। यूरोप के अलावा अगर हम यूएस की बात करें तो सो फॉर यूएस एक मेजर डोनेटर रहा है यूक्रेन के लिए, चाहे वो मिलिटेरियली सपोर्ट करता हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता आया हो, एंड सो ऑन सो फॉर। सो अगर हम यूएस की बात करें तो इस ईयर 2024 को इन द मंथ ऑफ नवंबर यूएस में इलेक्शन होनी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो वो ही अपनी ही इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल मसाइल को लेकर या जो अगर हम बात करें तो सेनेट में सो फॉर डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है, लेकिन अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें जिसमें रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, और जो भी मिलिट्री पैकेज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वो मंजूर करता आ रहा है, तो वो अप्रूवल के लिए उसको कांग्रेस की ज़रूरत होती है। तो हमेशा से हम ये देखते हैं कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है, तो वो स्टिल 2-3 पैकेजेस है जिनको वो ब्लॉक करते आ रहे हैं। उनकी डिमांड्स ये है, वो करंट जो प्रेसिडेंट है जो कि डेमोक्रेट से है, वो उसको कहते आ रहे हैं कि अपनी इंटरनल मसाइल पर आप ध्यान दें। उनके जितनी भी बॉर्डर इनसिक्योरिटी है, इमिग्रेशन की इशू है, व्हेन इट कम्स टू देयर बॉर्डर विद मैक्सिको एंड सो ऑन। सो वो रिपब्लिकन कह रहे हैं कि आप इंटरनल मसाइल को आप देख लिए, इंटरनली अमेरिका को जो थ्रेट्स है, अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, जो कि ट्रंप की पॉलिसी थी कि अमेरिकन फर्स्ट, क्योंकि वो भी रिपब्लिकन से है, तो वो एक रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द अप्रूवल ऑफ एड पैकेज टू यूक्रेन। तो वो कह रही है कि आप अपनी इंटरनल मसाइल को, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो बॉर्डर इनसिक्योरिटी हो, उनको प्रायोरिटाइज करें रादर देन टू असिस्ट और टू हेल्प यूक्रेन। सो यूरोप के अलावा एक यूएस में भी एक वॉर फैटीग है, जिसकी मेन वजह डेमोक्रेट का, बाइडन का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी ना होने की वजह से मिलिट्री असिस्टेंस जो कि यूक्रेन को मिलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू बाइडन और अकॉर्डिंग टू बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर डेमोक्रेटिक पार्टी जनरली, तो वो सो फार उनको नहीं मिल रहे। तो ये भी यूक्रेनियन के लिए एक अच्छी बात नहीं है, और ये अगेन रशिया की फेवर में जाती है। इन दोनों ही ब्लॉक्स की सपोर्ट के बाद अगर हम बात कर ले तो मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है, जो कि 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, हमास ने जो अटैक किया था इसराइल पर, और उसके सब्सिक्वेंटली इसराइल ने जो रिटेलिएशन किया था, तो अगर हम ग्लोबल मीडिया की कवरेज की बात करें या जो कि सुपर पावर हम यूएस की बात करें, तो उनका ज़्यादातर एनर्जी, मनी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनका जो मुंह है वो यूक्रेन से हटकर, वो यूरोप से हटकर मिडिल ईस्ट और इजराइल की तरफ वो सपोर्ट जा चुका है। तो यूक्रेन का जो मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस की शुरुआत के बाद यूक्रेन को उतना ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया था कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद, उसके अलावा उसके बाद यूक्रेन की जो वॉर है, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, उससे लोगों का ध्यान हट चुका है, इंक्लूडिंग दी यूएस। सो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो भी एक
जो यूएस की जो सपोर्ट है, यूरोपियन पावर की जो सपोर्ट है, वेस्टर्न लीडर की जितनी भी सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, वो डाइवर्ट हुआ है फ्रॉम यूक्रेन टू इजराइल। इसके अलावा अगर हम मॉस्को की बात करें तो जितनी भी मॉस्को की इस वॉर में जितनी भी उनके दोस्त है, अगर हम बात करें तो चाइना भी उनको सपोर्ट करता आ रहा है, एटलीस्ट इम्प्लिसिटली, क्योंकि चाइना का पोजीशन जो है, जो कि वो क्लेम करता है टू बी द अपकमिंग सुपर पावर, और जो कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज करता आ रहा है, क्योंकि मल्टीपोलरिटी का और यूएस को डिच करने का जो मेन जो पिलर है, मेन जो प्लेयर है, वो चाइना ही है, रशिया के अलावा, इंडिया के अलावा, अफ्रीकन कंट्री के अलावा। सो चाइना एक रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता आ रहा है, क्योंकि जो जितना सपोर्ट ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया को करता आ रहा है, चाइना उतना नहीं करता, क्योंकि वो एक मेजर प्लेयर है। वो अपना ऑलरेडी एक रिकन्सिलिएटरी अप्रोच अपना रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। हमने मिडिल ईस्ट में एक्सपीरियंस किया, उन्होंने यूएस और सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती भी करती। सो वो ऑलरेडी अपने आप को पेश करता आ रहा है एज अ मीडिएटर, एज अ नेगोशिएटर, रादर देन टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर वॉर, अ पर्टिकुलर साइड। सो मैं नहीं कह रहा कि चाइना सपोर्ट नहीं करता आ रहा है। बहुत सी अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स अंडरग्राउंडली और वट एवर चाइना सपोर्ट करता आ रहा है रशिया को, क्योंकि सो पर चाइना ने रशिया की जो इन्वेजन है उनको कंडेम नहीं किया है, तो एटलीस्ट डिप्लोमेटिक महाज पर लेकिन उनको सपोर्ट मिल रही है। अब अगर हम चाइना के अलावा कंट्रीज की बात कर ले तो नॉर्थ कोरिया और ईरान का जो अनवेवरिंग सपोर्ट है, मिलिटेरियली या फाइनेंशियली, या उनको जो असलहा प्रोवाइड करता आ रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि इन ममालिक की अगर हम बात कर ले तो इनमें डिक्टेटोरियल रिजीम्स है, तो पार्लियामेंट की कंसर्न की भी ज़रूरत नहीं होती, पब्लिक ओपिनियन की को भी वो लोग नहीं देखते। कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, तो वो वही डिक्टेटोरियली रोल करते हैं, चाहे वो वॉर को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो पीस को सपोर्ट कर रहे हो, तो उनको वही रेजिस्टेंस सामने नहीं आती जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आती है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि रिपब्लिकन जो है वो कांग्रेस में बाइडेन की अप्रूवल, जो मिलिट्री एड है उनको अप्रूव नहीं करते। तो एक ये एक हम टू सम एक्सटेंट कह रहे हैं कि एक फ्लॉज या डिफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी और वट एवर। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो इंटरनली यूक्रेन में मसाइल है। एक हम कह सकते हैं कि एक कोल्ड वॉर या द स्ट्रगल फॉर पावर या द बैटल फॉर पावर, द करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके दरमियान एक क्लियर कट पावर स्ट्रगल हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने करंट आर्मी चीफ है उनसे डिमांड किया कि आप रेजिग्नेशन दें, आप रिज़ाइन करें। सो पर कुछ करप्शन की भी इल्ज़ामात उन पर है, और करप्शन के अलावा उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कुछ सवालात भी राइज की है कि सो पर ये टेरिटोरियल गेन के हवाले से क्या है, या हम अपनी काउंटर ऑफेंसिव जो कि उन्होंने जुलाई में स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर में, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा है। तो एक क्लियर कट डिविजन्स और रिफ्ट्स सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में हमको नज़र आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा जो कि हमने यूरोप की बात की, यूएस की बात की, चाइना की बात की, उनके अलावा डोमेस्टिक जो कि एक वॉर टाइम में एक कंट्री को इंटीग्रेट होना चाहिए, वो यूक्रेन में नहीं है। एक क्लियर कट पावर स्ट्रगल बिटवीन देयर आर्मी चीफ एज वेल एज देयर प्रेसिडेंट हमको नजर आ रहा है, जो कि एक वॉर लाइक कंट्री के लिए किसी भी सूरत उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो internal rifts, I would say it is more dangerous, it is more threatful than the US support. एक कंट्री को सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को वॉर टाइम में इंटीग्रेट होना चाहिए, यकजा होना चाहिए, अदरवाइज हमेशा
جب بھی کنٹری انٹرنلی ڈیوائڈ ہوئی ہے تو انٹرنل ایکسٹرنل پاور نے جو کہ اس کیس میں رشیا ہے انہوں نے کلیئر کٹ وکٹری حاصل کی ہوئی ہسٹری اس کی گواہ ہے. سو اس ویڈیو کا جو کور تھا, جو مقصد تھا, وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز کو ہائی لائٹ کرنا تھا جو کہ پوٹینشلی تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے یوکرین کے لیے, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو, یورپ کی ہم نے بات کی, یو ایس کی ہم نے بات کری, اور internal struggle for the power between their president as well as their army chief. سو ایک انٹرنل ڈیوائڈ ہم ایکسپیرینس کرتے آ رہے ہیں جو کہ کسی بھی صورت ایک وار کنٹری کے لیے, ایک کنٹری جو کہ وار میں انڈلج ہے, جن کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے, وہ انٹیگریٹ ہونے کی بجائے ڈس انٹیگریٹ ہونے کا شکار ہے, تو وہ کنٹری کبھی بھی سچ تھریٹس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اٹ واز آل اباؤٹ فرام مائن سائڈ. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگ بھی کمنٹس کر لیں. جتنی بھی ہماری پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے یا پولیٹیکل سائنس سے ہٹ کر جتنی بھی ہمارے دوست ہے, ہمارے ٹیچرز ہے, وہ بھی کمنٹ کر لیں کہ یہ جو فیکٹرز ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل, یہ فال آف یوکرین یا رشیا کو وننگ کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لازمی بات نہیں ہے کہ ماسکو یا رشیا وہ یوکرین کے جو دارالخلافہ ہے کیو اس کو کیپچر کرے. ابھی اگر سیز فائر ہو, ابھی اگر نیگوسیشن پر بہت پارٹی نیگوسیشن ٹیبل پر آ جائے تو یہ بھی ایک کلیئر کٹ وکٹری ہے ماسکو کے لیے, کیونکہ میں نے as I already mentioned since 2022 Russia captured or annexed more than 15% of the Ukrainian territory. سو آلریڈی ایک 15% ایک بہت بڑا رقبہ ہے یوکرین کا. سو ان کو کیپچر کرنا یہ ایک کلیئر کٹ ون ہے ماسکو کے لیے. سو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, جیسے کہ ہم نے ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز ہائی لائٹ کی, کیا یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ یوکرین کے لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ.